हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर या कहें डिवाइड कर हमने दो यूटी बना दिए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। आखिर ये सब शक्ति सरकार को कहाँ से मिलती है? क्या संविधान में इसके बारे में वर्णन किया गया है? उस सारी ही चीज़ों को आज हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर हमारे संविधान का भाग 1 या कहें पार्ट 1 क्या कहने की कोशिश करता है, हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, उसको ही हम गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान का भाग 1 या कहें पार्ट 1 संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है और हमें बताने की कोशिश करता है भारत एक यूनियन होगा। उसी के आधार पर हमने इस पूरे ही भाग को 4 आर्टिकल्स में डिवाइड किया है, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, जिसके अंदर ही हम पूरे इसे संघ एवं उसके क्षेत्र को समझते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 1 को जानते हैं कि आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। याद रखना, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। फिर इंग्लिश में देखें, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जरा हम प्रेम्बल की ओर चलें। जब हमने आपको प्रेम्बल पढ़ाया तो हमने कि हम हिंदी में भारत शब्द का उपयोग करते हैं, वहीं इंग्लिश में इंडिया शब्द का उपयोग करता है। वैसे ही यहाँ पर देखा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा और ये जो पूरा भारत है उसको यूनियन कहा गया। अब ये यूनियन बनी कैसे है, इसको बताने के लिए उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, भाग ए, भाग 2, भाग 3, यानी कि 3 पार्ट बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाग ए की, राज्यों का क्षेत्र, यानी जितने भी हमारे देश के अंदर राज्य हैं वो भारत का यानी कि भारत का एक अंग होंगे, यानी कि भारत का भाग होंगे, जिसके तहत ही भारत बना होगा। राज्यों का क्षेत्र जिसे हमने स्टेट बोलते हैं। फिर हम देखते हैं संघ क्षेत्र, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जैसे हम कहते हैं दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान, चंडीगढ़, ये सब भी भारत का अंग है, जिससे मिलकर के भारत यानी यूनियन बनी है भारत। फिर हम देखते हैं भाग सी हमें बताता है कि जो भी समय समय पर भारत सरकार किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में मिलाएगी उसको हम भारत का अंग मानेंगे या कहेंगे भारत राज्यों का संघ कहेंगे, यानी कि अधिग्रहित क्षेत्र उसे कहा जाता है। इस तीनों से ही मिलकर के इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ बना है। अब हमें पता है कि वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं या कहें केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, उसे भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक भाग को हमने जम्मू एंड कश्मीर बोला और उसे भी एक यूटी घोषित कर दिया। फिर हम देखते हैं लद्दाख, उसे जम्मू कश्मीर से अलग निकाल करके हमने उसे एक यूटी बना दिया। तो वर्तमान में 8 यूटी हैं और 28 राज्य है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये 9 होने चाहिए, तो 9 इसलिए नहीं है क्योंकि जो दादर और नागर हवेली था और साथ ही साथ दमन एंड दीव था, दोनों को हमने ज्वाइंट या कहें दोनों को साथ में मिला दिया, इसलिए 9 की जगह ये 8 यूटी हैं। अब आप ये देखते हैं कि भारत को तो बता दिया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है, मगर आपको ये भी ध्यान देना है कि हाँ, केवल बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, वो किससे मिलकर के बनेगा? इस स्टेट से, जो भारत के राज्य होंगे, चाहे वो कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, चाहे फिर तेलंगाना हो या फिर कहीं उत्तर प्रदेश हो, ये सभी राज्य इसका अंग होंगे। फिर हमने कहा यूटीज, जितने भी यूटीज हैं, 8 यूटीज है, वो मिलकर के बनेंगे। फिर समय समय पर भारत की सरकार जितने भी क्षेत्र को अपने अंदर समाहित करेगी या अधिग्रहित करेगी वो भारत का अंग होंगे, यानी राज्यों का संघ होंगे। बस यहाँ वर्णन किया गया कि भारत का संघ इससे मिलता है, मगर एक एक राज्य का वर्णन और एक एक यूटी का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है भारत की शेड्यूल 1 में या कहें अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में बताया गया कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। ध्यान रखना, कभी भी आपके सामने आर्टिकल 1 आए तो वो केवल बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, वहीं अनुसूची 1 यानी कि शेड्यूल 1 हमें बताती है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र है, उसके अंदर 28 राज्य, जितने भी भारत के समय समय पर राज्य बनेंगे उन सभी राज्यों का वर्णन इसी अनुसूची में किया जाता है कि उसके पास कितनी टेरिटरी है या कितना लैंड है, उसका नाम क्या है, सब इसके अंदर लिखा जाता है, चाहे वो यूटी हो चाहे वो स्टेट हो।
हमने यहाँ पर ये तो जान लिया कि भारत राज्यों का संघ होगा, मगर आपने ध्यान दिया कि आखिर ये संघ यानी यूनियन का अर्थ क्या है, इस यूनियन की विशेषता क्या होती है, उसे भी तो जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ना। तो इसलिए हम इसे जानेंगे कि भारत राज्यों का संघ क्यों है, यूनियन है, मगर उसे जानने के लिए हम 3 वर्ड्स को शामिल कर रहे हैं, फेडरेशन, दूसरा कन्फेडरेशन और एक यूनियन। इन तीनों ही को हम जानेंगे कि इन तीनों का अर्थ क्या होता है। फिर हम भारत के देखेंगे कि भारत को आखिर यूनियन ही क्यों बनाया गया। जरा हम फेडरेशन वर्ड को जान लेते हैं, फेडरेशन क्या होता है। देखो फेडरेशन को भी हिंदी में ना संघ ही कहा जाता है, और यूएसए एक फेडरेशन है। यूएसए की स्टोरी को जानते हैं। यूएसए भी ना भारत की तरह किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, या कहें ब्रिटेन का गुलाम। अब जब ब्रिटेन यहाँ से अपनी सत्ता वापस हटा देता है, कहें कि अब ये गुलाम नहीं रहता है, तो यूएसए में उस समय 13 राज्य हुआ करते थे, या कहें 13 कॉलोनियाँ हुआ करती थी। उन 13 कॉलोनियों ने ही यूएसए बनाया था। उस समय जब ये बनाया गया था वो कन्फेडरेशन हुआ करता था। कन्फेडरेशन का मतलब ये हुआ कि हम 13 राज्य मिलकर के साथ आ रहे हैं, मगर अपने अपने क्षेत्र में हम स्वतंत्र होंगे, हमारे ऊपर कोई भी दूसरा राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, हम आज़ाद होंगे। मगर क्या हुआ, इन 13 राज्यों ने बाद में क्या किया, अपना एक संविधान बनाया। संविधान के तहत इन्होंने अपने को एक फेडरल कंट्री घोषित किया गया। उन 13 राज्यों ने फेडरल कंट्री तो घोषित किया अपने आप को, मगर ये कहा कि आज भी हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अपने यूएसए का एक राष्ट्रपति होगा, मगर जो 13 राज्य हैं वो मिलकर के क्या करेंगे, वो अपने अपने क्षेत्र में खुद से अपना कार्य कर सकते हैं, उस पर राष्ट्रपति किसी भी तरीके से दखल नहीं देगा। तो इसलिए कहा जाता है यूएसए आज फेडरेशन है। अब वर्तमान में इसके 50 राज्य हैं, और ये 50 राज्यों ने किसके आधार पर, समझौते के आधार पर साथ आए हैं। कौन कौन, ये सभी 50 राज्यों ने मिलकर यूएसए को बनाया है, जो अब एक फेडरेशन है। और ये फेडरेशन किसके आधार पर बना, समझौते के आधार पर, कि हम आपके साथ जुड़ तो रहे हैं, यूनाइट तो हो रहे हैं, मगर क्या है, हम अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे, अपने कानून खुद बना सकेंगे, हमारा खुद का एक झंडा होगा, और उस झंडे को हम मानेंगे। बेशक अमेरिका का एक दूसरा झंडा हो, मगर हमारा खुद का अपना झंडा होगा, हमारे कुछ तौर तरीके अलग होंगे, वो हमें चलते रहेंगे। तो ये कहा गया। साथ ही साथ जो संविधान था, और उसमें ये शक्ति इन्हें दी गई कि आप भले ही अब 50 राज्य हो गए हो, तो राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। राज्य और जो हमारा यूएसए है उनके भी शक्तियों का बंटवारा हो गया, किसके तहत, संविधान के तहत। फिर ये कहा गया कि एक राज्य सूची हो गई और एक केंद्र सूची हो गई, जिसे हम भारत में कहते हैं संघ सूची और केंद्र सूची। जिस पे राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, वहाँ के राज्य बनाएंगे। संघ सूची पे केंद्र सरकार बनाएगी। यूएसए में देखिए राष्ट्रपति संघ सूची पे कार्य करेगा या अधिकार उसका होगा। अब वैसे ही एक तीसरी सूची निकल करके आई, अवशिष्ट विषय। यानी कि अवशिष्ट विषय का मतलब हो गया, अवशिष्ट सूची वह हो गई कि देखो वर्तमान में तो राज्य सरकार के कुछ कार्य बता दी गए संविधान के तहत, ठीक है, केंद्र सरकार के कुछ कार्य बता दिए गए, ठीक है, यानी कि संघ सरकार के कुछ कार्य बता, ठीक है। मगर हो सकता है कि जब हम आगे जाएं कुछ ऐसे नए कानून भी बनाने की जरूरत पड़े कि उस समय परिस्थितियां चेंज हो, इसके आधार पर हमें नए विषय भी मिल सके। तो ये कहा गया इस फेडरेशन के अंदर कि हम हमेशा स्टेट को मजबूत रखेंगे। वो स्टेट को, न्यूयॉर्क, टेक्सास, इतने सारे जो 50 स्टेट हैं यूएसए के, उनको मजबूत रखेंगे, और उनको ही ये अधिकार दिया गया। जो अवशिष्ट विषय है वो फेडरेशन के अंदर किसके हाथों में होते हैं, स्टेट के हाथ में, ना कि यूएसए के प्रेसिडेंट के हाथ में। अब ये कहा गया कि ये फेडरेशन बना, तो इसको सरल शब्दों में समझ लें, वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही होती हैं। जैसे यूएसए में राष्ट्रपति हो गया और राज्यों की अपनी सरकार होगी, वहां का अपना झंडा हो गया, तो ये हो गया। मगर ये कहा कि वहां पर राज्य के कार्यों में बिल्कुल भी जो संघ होगा या राष्ट्रपति होगा दखल नहीं दे सकता है, इसलिए वहां पर राज्य मजबूत होते हैं। और वो सारे राज्य मिलकर के साथ आए हैं, 50 स्टेट बने हैं, फेडरेशन बनाया। अगर बिल्कुल भी दखलंदाजी राष्ट्रपति ने की किसके कार्यों में, राज्यों के कार्यों में, तो राज्य वहां
से अलग हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि फेडरेशन मजबूत तो है, मगर ये अंदेशा लगा रहता है कि हो सकता है कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि वह राज्य जो 50 राज्य मिलकर के बने, उसमें से कोई राज्य इस फेडरेशन से अलग हो जाए। इसलिए यूएसए एक फेडरेशन है। अब फेडरेशन को जान लिया, अब हम आगे चलते हैं कन्फेडरेशन को जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कन्फेडरेशन में ना दो एग्जाम्पल हम लेंगे। एक यूरोपीय यूनियन का, जो यूरोप के अंदर है यूरोपीय यूनियन, इसमें कई सारे राष्ट्रों ने यानी कि जो नेशन है मिलकर के अपना यूरोपीय यूनियन बनाया, जैसे हम जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, इन सब को देखें। वैसे एक स्विट्जरलैंड का हम देश का एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले ईयू के एग्जाम्पल से हम जानते हैं, यूरोपीय यूनियन के एग्जाम्पल से जानते हैं। यहाँ पर भी कई सारे वो कहेंगे देश मिल करके साथ आए, जैसे जर्मनी, जैसे पहले ब्रिटेन भी हुआ करता था, वो अलग हो गया हाल ही में, जैसे फ्रांस। ये सारे देश मिलकर के साथ आए, मगर किस कार्य के लिए? हमारा एक निश्चित उद्देश्य होगा। ये समझौता जो हम कर रहे हैं, जो साथ आ रहे हैं, एक निश्चित उद्देश्य के साथ आपस में आ रहे हैं। हो सकता है वो उद्देश्य हो विकास का, हो सकता है कि हमारे देश के अंदर या हमारा जो एक क्षेत्र है उसके अंदर कुछ ऐसी समस्या हो और मिल करके हम उसे निपटारा कर सकते हैं। इसलिए हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए साथ आ रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, जहां पर सभी राष्ट्र यानी कि सभी नेशन मिलकर के साथ में आ गए हैं। अब क्या होगा? इन सभी राज्यों का अलग अलग झंडा भी होगा, राष्ट्रगान भी होगा। जैसे जर्मनी का अलग, फ्रांस का अलग, इनका झंडा अलग होगा, राष्ट्रगान भी अलग होगा। मगर ये कहा जाता है कि क्योंकि ये निश्चित उद्देश्यों के तहत बना है, तो जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो कोई देश इसमें से अलग भी हो सकता है। जैसे हाल ही में हम देखें, ब्रिटेन इस कन्फेडरेशन से यानी कि ईयू से अलग हो चुका है, तो हमने यहाँ ईयू के एग्जाम्पल से जाना। फिर हम देखते हैं स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है ना, वो भी कन्फेडरेशन है, जहाँ पर कई सारे, ये कहा जाता था कि कई सारे गांव या कई कॉलोनियाज मिलकर के साथ आई। उन्होंने क्या किया? अपना एक कन्फेडरेशन बनाया कि हम मिलकर के अपना विकास करेंगे। हमारा निश्चित उद्देश्य होगा कि मिलकर के अपना विकास कर सके। अगर ये है कि अगर हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो हम इससे अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है जो कन्फेडरेशन होता है एक निश्चित उद्देश्य के लिए साथ में आते हैं समझौते के तहत, और अगर वो कार्य पूरा हो जाए तो हम उन कन्फेडरेशन से अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर जरा कन्फेडरेशन से इसको देखें, जो फेडरेशन था यहाँ पर समझौते के तहत है, वहाँ पर संविधान के तहत अधिकार भी दे दिए। यहाँ पर इस कन्फेडरेशन का ईयू के मामले में कोई संविधान नहीं है, मगर स्विट्जरलैंड के संबंध में संविधान तो है। यहाँ पर देखें, इस समझौते के तहत आए तो ये कहा गया कि मजबूत होगा, कि यहाँ पर क्योंकि संविधान के तहत हमने अधिकार राज्यों को दे दिए गए, और ये कहा गया कि कुछ अवशिष्ट विषय भी होंगे तो वो राज्य ही बनाएगा, तो मजबूत कहा गया। मगर इसे हमने कहा कि बहुत कमज़ोर है, अपना काम पूरा होने के बाद इसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, मगर अब बात आई यूनियन की। यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया बहुत कमज़ोर, या कमज़ोर भी कह सकते हैं, बहुत कमज़ोर ना कह करके कमज़ोर भी कह सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा था फेडरेशन में मजबूत, यानी 50 राज्य यूनाइटेड हो गए हैं। जैसे यूएसए कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन 50 राज्यों की ही वजह से वो यूनाइटेड कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो 50 राज्यों की वजह से ही। मगर अब बात है यूनियन। यूनियन को समझे ना, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ मैं। हम टीवी पर एक अंबुजा सीमेंट का ऐड देखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये दीवार टूटती ही नहीं है, या कहें कि फेविकोल का एक ऐड देखते हैं कि फेविकोल का हमेशा सदा तक ये जोड़ बना रहता है, टूटता नहीं है। वैसे ही हमने जो देश बनाया और उसमें राज्यों का संघ कहा, यूनियन कहा, तो यूनियन का सीधा मतलब ये हो गया कि हमारे बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, बल्कि हम क्या है, शरीर की तरह है। जितने भी हमारे राज्य हैं ना, चाहे वो कर्नाटका हो, गुजरात हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, क्या हम शरीर के अंग हैं। अगर एक भी अंग हो जाता है ना तो पूरा भारत ही टूट जाएगा। इसलिए कहा गया कि जो हमारी यूनियन है ना, वो अंबुजा सीमेंट की तरह, वो कभी नहीं टूटेगी। और इसके साथ जो जुड़े हैं ना, यहाँ पर समझौता हो रहा था, यहाँ पर समझौता हो रहा था, मगर यहाँ पर विलय पत्र के आधार पर हम जुड़े हैं। और विलय पत्र, अंबेडकर के शब्दों में कहें कि विलय पत्र का यह मतलब हुआ कि हम समझौता नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पूरी तरीके से अपना शरीर किसको दे रहे हैं, इस भारत को दे रहे हैं, जो किससे मिलकर के बना, राज्यों के संघ से। तो विलय पत्र के आधार पर हम साथ में आए हैं, और यहाँ पर भी राज्य मिलकर के ये हमने एक यूनियन बनाया या संघ बनाया। और यहाँ पर जो हमारे राज्य होगा, जैसे हमारा कर्नाटका हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो राज्य अब सारे राज्य हैं मिलकर के साथ आ गए थे। हमने कहा कि यार राज्य अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से संप्रभु है, इसे हम हटा नहीं सकते, इसके कानून को तोड़ नहीं सकता कौन, संघ। मगर यहाँ कहा कि यहाँ राज्य संप्रभु नहीं है,
ये कहा कि जब हमारे देश में भी संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, आप अक्सर सुनते हैं कि जब संघ सूची और राज्य सूची में दोनों सरकारें कानून बना देती है तो हम किसको लागू करते हैं? हम संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार वाले कानून को प्राथमिक मानते हैं और द्वितीयक स्तर पर किसे देखते हैं? राज्य वाले को। तो ये कहा गया कि इस यूनियन में राज्य संप्रभु नहीं है। इसे इस तरीके से समझते हैं राज्य संप्रभु को, जब कभी ये कहा जाता है कि राज्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया या मशीन संवैधानिक मशीनरी ठप पड़ गई तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 357 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन है ही नहीं, यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन नहीं है। तो ये मतलब हुआ कि जो राज्यों का संघ है ना, अगर हमारा राज्य हमसे अलग होने की कोशिश तो पहले करेगा ही नहीं, अगर वहाँ गतिरोध फिर भी उत्पन्न हो जाता, संविधान को वो नहीं मान रहा है, तो सीधे पावर किसके हाथ में चली जाएगी? सीधे पावर चली जाएगी सेंटर के हाथ में। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पर राज्य संप्रभु नहीं है। और यहाँ पर देखें अवशिष्ट विषय या कहें अवशिष्ट सूची, हमने यहाँ पर कहा था कि अवशिष्ट सूची या विषय पर कानून कौन बनाता है? वो बनाती है यहाँ की राज्य सरकार। मगर हमारे यहाँ अवशिष्ट सूची पर विषय पर कानून कौन बनाता है? संघ सरकार, यहाँ के केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। उसे पर कानून बनाने का हमने राज्यों को नहीं दिया है। इसलिए ये कहा जाता है यूनियन जो है भारत की, वो ऐसी यूनियन है एक शरीर की तरह है। हाथ, हम स्टेट को देखें, कर्नाटका है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु, नीचे की तरफ साउथ में देखें, इधर वेस्ट में हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर पश्चिम के नॉर्थ ईस्ट वाले देश राज्य हैं हमारे। इनमें से क्या कोई राज्य अलग हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये हमारा पूरा एक शरीर है। भारत एक पूरा शरीर है। हमने इसकी तुलना भारत से की तुलना किससे की? एक जीवित शरीर की तरह। अगर जीवित शरीर में से एक अंग भी हमारा अलग हो जाएगा तो पूरा भारत टूट जाएगा, क्योंकि भारत काम करना ही बंद कर देगा। इसलिए यूनियन कभी टूट ही नहीं सकती। ये यूनाइटेड हुआ, यूएसए यूनाइटेड हुआ है, अपना फेडरेशन बनाया, वो मिल करके यूनाइटेड हुआ। हमने तो अपने अंदर मिला लिया है, इंटरनल पार्ट बन गए हम एक दूसरे का, इसलिए टूट नहीं सकती है। इसलिए भारत को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पर विनाशी शब्द लिखा है, यानी हम राज्य तो आपस में टूट सकते हैं। जैसे हमने कहा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से तोड़ करके हमने 2 यूटी बना दी, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये कहा कि विनाशी राज्य कि राज्य तो टूट करके भारत के अंदर ही कई सारे राज्य बन सकते हैं, मगर अविनाशी संघ, इस पूरे संघ यानी कि किसको? यूनियन को हम नहीं तोड़ सकते, यानी भारत को नहीं तोड़ सकते हैं। और हमारी प्रेमबल कहती है कि हम जो है एक अखंड भारत है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2 क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसे याद कैसे करना है। यहाँ पर वर्ड जुड़ा हुआ है में और नए। इसका मतलब ये हो गया भारत में कभी भी कोई दूसरा राज्य या क्षेत्र जो भारत का भी अंग नहीं है, वो विदेशी है, वो भारत में आ जाता है तो उसका हम संघ में स्वागत करेंगे, वो या हमारे यूनियन में शामिल हो जाएगा। और उस शामिल वाले भाग को पहले कौन सा था? वो भारी क्षेत्र था, यानी एक्सटर्नल क्षेत्र। किसी भारी क्षेत्र को भारत में मिलाना, यूनियन में मिलाना ही आर्टिकल 2 के अंदर वर्णन किया गया। फिर इसमें कहा गया है कि जब भी केंद्र सरकार या संसद इस तरीके की कार्रवाई करेगी, उसके लिए राष्ट्रपति को पूर्व सूचना यानी कि पहले से सूचित कर देना होगा राष्ट्रपति को। देखो राष्ट्रपति को सूचित करने का मतलब ये हुआ, अगर राष्ट्रपति ने यहाँ मना भी कर दिया ना तो भी केंद्र सरकार उसे अपने अंडर शामिल कर लेगी। ये तो आपको पता है एक फॉर्मेलिटी होती है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ रबड़ स्टैंप की तरह होता है, और जब केंद्र सरकार उससे कहती है तो उसे वो मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ों को बस याद रखना है कि आर्टिकल 2 यही कहता है कि जब भी भारत के अंदर कोई बाहरी यानी कि विदेशी या कहें एक्सटर्नल भाग भारत के अंदर मिलाया जाएगा, उसका वर्णन आर्टिकल 2 में कहा गया है। साथ ही साथ उसे राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी होगी। और ये कार्य किसका होगा? हमारे यहाँ किसी स्टेट का कार्य नहीं होगा, जैसे कर्नाटक, उत्तराखंड, इनका कार्य नहीं होगा। ये कार्य होगा केंद्र सरकार और संसद का। इसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं होगा। ये सब हमने ना कुछ एग्जाम्पल इससे जुड़े हुए हम जानते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जानते हैं गोवा का। गोवा जब भारत से ब्रिटेन लोग या अंग्रेज लोग बाहर चले गए तो उस समय जो गोवा था तो भारत का ही भाग, भारतीय वहाँ रहते थे, मगर ये किसके अंडर में था? पुर्तगाल के, कि ना
पुर्तगाल के अंडर था और ब्रिटेन तो बाहर यहाँ से चला गया था, मगर अब ये था कि भारत के अंदर गोवा को भी हमें मिलाना है। उस समय भारी क्षेत्र था, एक्सटर्नल क्षेत्र था, तो इसलिए क्या किया 1961 में हमने ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में हमने पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ दिया और गोवा को, जो पहले एक्सटर्नल भाग हुआ करता था किसके अधीन था, पुर्तगाल के, उसे भारत में मिला लिया। अब वो वर्तमान में एक राज्य है, पहले वो यूटी हुआ करता है, अब वो वर्तमान में एक राज्य की तरह है गोवा। अब हम अगली बात करते हैं सिक्किम की। देखो सिक्किम भारत का हिस्सा पहले से ही रहा है, मगर क्या हुआ जब भारत आज़ाद हुआ तो तिब्बत वाला क्षेत्र जो भारत से ऊपर पड़ता है, तिब्बत वाले क्षेत्र में चीन की दखल बढ़ गई और चीन की दखल वहाँ बढ़ जाती है तो आपको पता है दलाई लामा भारत भाग करके आ जाते हैं, भारत उसे राजनीतिक शरण दे देता है। मगर ये था सिक्किम के अंदर जो शासक था, चोग्याल शासक, चोंग्याल बोलते हैं इसके शासक को, राजा के नाम को चोंग्याल, सिक्किम में इसे डर था जो, क्योंकि तिब्बत से जुड़ा हुआ है सिक्किम, कहीं ये डर था जो तिब्बत को अब उसने कब्जा लिया, किसने, चीन ने, कहीं चीन हम पर अटैक ना कर दे या हमें अंदर में ना कर ले। इसलिए क्या हुआ, सिक्किम के जो राजा थे चोंग्याल, उन्होंने भारत से शरण मांगी कि हमें आपकी सहायता चाहिए, हमारा जो सारा विदेशी कार्य होगा, रक्षा होगा, वो आप करेंगे। तो भारत ने 34वें संविधान संशोधन 34 वाले संविधान संशोधन के तहत 1974 में इसे शरण दे दिया, कहीं इनकी सहायता की, रक्षा की। ये सारे काम किसने किए, हमारे भारत ने, यानी कि यूनियन ने। मगर क्या हुआ, वहाँ की जनता इस चोंग्याल शासक से परेशान थी। वहाँ पर यह हुआ, जनमत संग्रह कराया गया और ये कहा गया कि भारत के अंदर ही सिक्किम को पूरी तरीके से अपना लिया जाए और किसके तहत, संविधान को वह भी मानेगा, वो भारत के यूनियन में शामिल होगा। इसलिए 1975 में सिक्किम को भारत का अंग बना लिया जाता है 35वें संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि उस समय वहाँ राजवंश था, चोंग्याल शासक, और वहाँ की जनता परेशान थी। वो ऐसा चाहती थी वहाँ जनता खुद से शासन कर सके, और हमारा संविधान क्या कहता है, खुद से शासन करने की परमिशन देता है। वैसे ही 1975 में सिक्किम हमारा अभिन्न अंग बन गया, या कहें संघ में शामिल हो गया, एक स्टेट के रूप में वर्तमान में इसकी एक पहचान है। अब हम कहते हैं एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आपको समझ में आएगा वो था न्यूमूर द्वीप का। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित था। 1970 के समय में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आता है जिसका नाम था भोला नामक चक्रवात, यानी भोला चक्रवात आता है। उस चक्रवात के तहत क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप उभर आया। उस द्वीप को, अब ये था कि जब नया द्वीप उभर करके आ गया, वहाँ चक्रवात हुआ था, तूफान आया था, उसके बाद द्वीप उभर आया। द्वीप को हम कहते हैं जहाँ चारों ओर से जो पानी से घिरा होता है उसे ही हम द्वीप कहते हैं, ठीक है, द्वीप कहते हैं। अब हुआ क्या, जब ये न्यूमूर द्वीप उभर आया, ना तो इस पर भारत का कंट्रोल था, ना ही इस पर बांग्लादेश का कंट्रोल था। भारत ने क्या हुआ, 1981 में भारत की जो नौसेना है उसने इस पर कब्जा कर लिया, किस पर, न्यूमूर द्वीप पर। तो ये विवाद रहा हमेशा से। बांग्लादेश कहता था कि हमें मिलना चाहिए, भारत कहता था हमें मिलना चाहिए। मगर 2010-11 में क्या होता है, अब क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के तहत द्वीप को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। द्वीपीय जो देश भी हैं जैसे इंडोनेशिया, अब ये कहा जा रहा है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे द्वीप जो है समुद्र में समा रहे हैं। ये भी क्या हुआ, 2010-11 में अपने आप पानी के अंदर समा गया। तो अब ये विवाद ही नहीं रहा। पहले इसे भारत ने अपने अंडर में ले लिया था क्योंकि एक नया क्षेत्र था, विदेशी क्षेत्र था जो बंगाल की खाड़ी में उभरा था चक्रवात के तहत, और विदेशी क्षेत्र की बात आर्टिकल 2 में की गई है। तो फिर क्या होता है, 2010 में जब ये गायब हो जाता, समुद्र के अंदर ही चला जाता, जमीन बची नहीं, तो अब इसका विवाद ने यहाँ पे शांत हो। अब जरा हम आर्टिकल 3 को समझते हैं, यानी कि अनुच्छेद 3 को समझते हैं। ये कहता है, जरा आर्टिकल 2 की ओर चलें तो वो ये कहता था एक्सटर्नल वाले भाग की बात, ठीक है। अब जो 3 है वो इंटरनल मैटर की बात करता है, यानी कि भारत के अंदर की बात करता है। भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करना, यानी भारत के अंदर जितने भी राज्य, हमने शुरुआत में आर्टिकल 1 में कहा था भारत कैसा है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि राज्य जो होंगे उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। वो किसके आधार पर, देखो जरा, इसमें 5 चीज़ों की बात की है। पहली चीज़ की बात करते हैं, एक ही नए राज्यों का निर्माण, यानी जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार और संसद है, वो क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इसे एक एग्जांपल से समझे। सन 2000 में उत्तराखंड किससे अलग होकर के बना, उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ किससे बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना। झारखंड बिहार से अलग होकर के सन 2000 में हमने तीनों राज्यों को बनाया, और सबसे नया राज्य हमारा कौन सा था, तेलंगाना। उसको अब आगे
आगे चलते हैं बी की ओर। तो बी कहता है राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना, यानी जो पहले से एक राज्य है उसके क्षेत्र को थोड़ा सा और बढ़ा देना, या कहें कि दूसरे राज्य से कुछ क्षेत्र उसमें मिला देना। इसे रिसेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ राज्य की बात आती है तो यहाँ पे यूटी भी आता है, राज्य है यूटी है, उसमें परिवर्तन करना। जरा यूटी को समझते हैं रिसेंट वाले एग्जाम्पल से। पहले दादर एवं नागर हवेली यूटी थे, दमन एवं दीव यूटी थे, मगर अलग अलग थे। अब क्या हुआ, सरकार ने दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को मिक्स कर दिया, यानी कि मिला दिया। तो ये क्या किया, राज्य के क्षेत्र को बढ़ा दिया, या कहीं यूटी के क्षेत्र को हमने अब बढ़ा दिया। तो ये यहाँ पर बी भी हमने समझ लिया। सी कहता है राज्य के क्षेत्र को घटाना, यानी कि जो हमारे देश के अंदर एक राज्य है उसके जो क्षेत्र को घटा करके किसी और को दे देना, या उसी राज्य को 2 भागों में या 3 भागों में विभाजित कर देना। जैसे हम इसे समझते हैं जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल से, रिसेंट वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, मगर सरकार ने 2019 में क्या किया, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके एक लद्दाख वाला जो उसके अंदर था उसे लद्दाख को एक यूटी बनाया। फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया। तो ये दोनों अब यूटी बन गए। देखा हमने कि उसके क्षेत्र को घटा दिया, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र यहाँ पर घट गया। अब हम करते हैं डी की बात, राज्य के नाम में परिवर्तन, यानी कि राज्य का कुछ नाम था पहले, अब उस नाम को या तो परिवर्तन कर रहे हैं या पहले वाला ही नाम रख रहे हैं। तो उसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। भारत में जो सबसे पहला स्टेट था जिसका नाम बदला गया था 1950 में, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब था यहाँ पर, उसे हम यूपी कहा करते थे, मगर 1950 में हमारी सरकार ने क्या करा, उसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश का हमने नाम रखा था। फिर हम देखते हैं मद्रास, जो हम देखते हैं तमिलनाडु आज हमें स्टेट देखने के लिए मिलता है, उसका पुराना नाम क्या था, मद्रास। या देखते हैं जो एक कर्नाटक, इसका ही पड़ोसी राज्य है कर्नाटक, उसका पुराना नाम क्या था, मैसूर। इनके नाम बदलना, यानी कि राज्यों के नाम में परिवर्तन का भी अधिकार किसको है, आर्टिकल 3 के तहत हमारी केंद्र सरकार और संसद को। अब ई की ओर चलते हैं, जो हमारा ई वाला है, इसमें क्या है, सीमा में परिवर्तन, यानी कि जो एक राज्य होगा उसकी सीमा को हम कम भी कर सकते हैं, किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में शामिल कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि एक राज्य है जो वो है उसकी सीमा को तोड़ करके किन्हीं अन्य राज्यों में हम दे दें। तो ये 5 चीज़ों के आधार पर क्या करती है, भारत के अंदर ही हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आर्टिकल 2 को देखा था हमने, एक्सटर्नल वाले भाग, यानी कि बाहर से किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना। और ये क्या हुआ, इसके तहत हमने जाना कि हमारा जो है आर्टिकल 3 ये बताता है कि हम रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं भारत के अंदर ही। मगर ये ध्यान रखना है, जब भी हम ये सब चीज़ें परिवर्तन करते हैं ना, इसमें तो संशोधन, इसके तहत तो संशोधन सरकार करती है, मगर आप ध्यान रखेंगे अनुसूची 1 को हमने शुरुआत में भी बताया था, अनुसूची 1 कि अनुसूची 1 के अंदर हम क्या करते हैं उस राज्य का, उस क्षेत्र का भी हम नाम रखते हैं। जैसे हमने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख बनाया, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, इस सूची में इसके अंदर वो राज्य के तहत शामिल था, मगर अब क्या हो गया, यूटी के तहत शामिल होगा। तो जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नए राज्यों का निर्माण या परिवर्तन किसका आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 3 के तहत, और कहाँ और सरकार को संशोधन करना पड़ता है, संसद को संशोधन करना पड़ता है, वो अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में उस राज्य या कहें उस क्षेत्र का नाम हमें डालना पड़ता है, या कहें उस लैंड का जो क्षेत्र या कम हुआ है घटा है उसके बारे में पूरा डाटा हमें यहाँ डालना होता है। फिर एक और अनुसूची है, अनुसूची 4। देखो अनुसूची 1 आपने देखी, हमारे एक अनुसूची और है अनुसूची 4, इसको भी ध्यान रखना है। जब देखें हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए, दोनों अलग हो गए, तो वहाँ से राज्यसभा सीट भी जा सकती है, वहाँ से राज्यसभा सीट भी डिवाइड हो सकती है, या कहीं नई राज्यसभा सीटें भी बन सकती हैं। तो इसके तहत भी अनुसूची 4 में बताया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को किसका, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करना। तो इसमें भी हमें परिवर्तन करना होता है। ध्यान रखना बस कि इसके तहत अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन किया जाए। अब हम जानते हैं कि हमारा आर्टिकल 4, हमने आर्टिकल 1, 2, 3 को जाना, अब 4 को जानते हैं। आर्टिकल 4 कुछ नहीं कहता, बस वो ये कहता है कि
अनुच्छेद जो हमारा 2 था ना और अनुच्छेद 3 है, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जितने भी नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, यानी कि एक्सटर्नल बाहरी वालों का प्रवेश हो रहा है भारत की यूनियन में, या कहें आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण या उसकी सीमा या नाम में परिवर्तन हो रहा है, तो वो आर्टिकल 368 यानी कि जो कहता है आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। इसे ये कहा गया है कि अगर हम नए राज्य को अंदर शामिल करते हैं या कहें नए राज्यों का निर्माण करते हैं तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि उसे बनाने के लिए, उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन एक विशेष स्थिति की बात करता है कि 2/3 बहुमत हो या कहें 2/3 बहुमत के साथ साथ अन्य राज्यों की परमिशन भी हो या कहें कि आधे राज्यों की परमिशन भी हो, मगर ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया। ये कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन हम कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नया जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इसके तहत ये कहा गया एक सामान्य प्रक्रिया होगी या कहें सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत से। जैसे और दिन में हमारी संसद साधारण बहुमत से कोई बिल लाती है, उसे पास कराती है ना, वो संविधान संशोधन नहीं होता। संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तो वैसे ही जो सामान्य बहुमत होता है उसे कहा जाता है संसद में या किसी सदन में, यानी कहीं लोकसभा में उपस्थित, अभी मान ले लोकसभा में 400 सदस्य उपस्थित हैं, बैठक में 400 सदस्य हैं, उस 400 सदस्य का 50% +1 हमारा सामान्य बहुमत कहता है। जैसे 400 हमने कहा, 400 का आधा कितना होगा, 50%, 200 और +1 तो 201, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किसी भी राज्य में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश, ये सब क्रियाएं होंगी तो क्या है, वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा और उसे साधारण बहुमत से ही हम पास कर देंगे, संसद उसे पास कर देगी। मगर उसके लिए पहली शर्त एक ये है कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति जब अनुमति दे देगा उसके बाद ही राष्ट्रपति क्या करेगा, उस विधेयक को संसद के अंदर रखवाएगा। राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी तो वो विधेयक संसद के अंदर नहीं होता। मगर आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस तरीके से एक ऑफिशियली है कि वो सरकार, केंद्र सरकार का जो कहती है उसे करता ही है, यानी कि रबड़ स्टैंप की तरह है। तो राष्ट्रपति वह अपने आप ही विधेयक रखवा देता है, ये पहली शर्त बताई गई है। और दूसरी शर्त ये है कि राष्ट्रपति जब ये विधेयक संसद में रखवा रहा होगा ना, जिस संबंधित राज्य से, जैसे हम बात करें सबसे नया राज्य हमारा बना था तेलंगाना, ठीक है, 2014-15 में, 2013-14 में, तो इसमें क्या हुआ था, जब हमारा आंध्र प्रदेश बना उससे तेलंगाना अलग होना था। तो ये कहा गया, इसके तहत ये कहा जाता है कि पहले राष्ट्रपति उस संबंधित विधानसभा या विधानमंडल में भी ये प्रस्ताव रखवाएगा, उसकी परमिशन लेगा, उसकी विधानसभा की परमिशन लेगा। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि वो परमिशन अगर वह राज्य की विधानसभा मना भी कर देती है ना कि ये राज्य नहीं बने, ये कहे कि राज्य बनेगा, तो वह राष्ट्रपति के लिए या हमारी संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो साधारण शब्दों में कहें कि यही अर्थ निकलता है कि बस ये फॉर्मेलिटी करनी है कि हमें उसकी विधानसभा में ये प्रस्ताव रखवा देना है, चाहे वह विधानसभा इसे पास करे या ना करे। आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आंध्र प्रदेश पूरा ही अगेंस्ट में था कि हमें तेलंगाना अपने क्षेत्र से नहीं निकालना है, तेलंगाना राज्य नहीं बनाना। मगर उस समय इलेक्शन आ रहे थे कि कांग्रेस को इलेक्शन में उतरना, 2014 के इलेक्शन आ रहे थे, मगर कांग्रेस ने इसे फिर भी पास करा दिया क्योंकि बाध्यकारी नहीं था। यही हमारा आर्टिकल 4 था। हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पूरा जान लिया। अब उसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे कि हमारे संविधान में इसको लेकर के और क्या क्या किया, क्या इसको लेकर के कोई विवाद हुए हैं, क्या भारत के अंदर कोई आयोग बनाया गया, उसका हम वर्णन करेंगे।